आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10 की हिंदी और उसका नाम है गोधुली। उसका चौथा पाठ शुरू करते हैं। चौथे पाठ में एक कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके कुछ दोहे लगे हुए हैं, उनके दोहों को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वो अपने इन दोहों में हमें क्या बताना चाहते हैं। और जो पाठ का शीर्षक है वो है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब अपने देश को, अपने देश की चीजें। तो ये अपने देश के बारे में लिख रहे हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपने दोहों में क्या क्या बताया है। देखिए ये दोहे हैं, इनको पहले गाते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। सबय विदेशी वस्तु नर, गतिरतिरीत लखात, भारतीयता कछु नब, भारत में दरसात। देखिए कहते हैं सबय विदेशी वस्तु नर, अर्थात सभी वस्तुएं, सबय विदेशी वस्तु, सब विदेशी वस्तु अर्थात सब क्या है? विदेशी वस्तुएं। नर माने मनुष्य भी, और गति माने हालत, रति माने प्रेम, और रीत माने परंपरा, लखात माने दिखाई देती है। अर्थात हर जगह क्या हो रहा है? सभी विदेशी वस्तुएं हैं, सभी विदेशी लोग हैं, हालत विदेशी है, प्रेम विदेशी है, रीति रिवाज विदेशी है, लखात माने दिखाई दे रहा है। हर जगह अब सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है? विदेशी वस्तुएं, विदेशी लोग, विदेशी हालत, विदेशी प्रेम, विदेशी रीति रिवाज दिखाई दे रहा है। और भारतीयता कछु न, अब भारतीयता कछु न माने थोड़ी सी भी नहीं, इतनी सी भी नहीं, कुछ भी नहीं। भारत में दरसात माने भारत में दरसात दिखाई दे रही है। अर्थात भारत में अब कुछ भी भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है। भारत में क्या दिखाई देनी चाहिए? भारतीयता। विदेश में विदेशी होना चाहिए, तो भारत में भारतीयता होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ये कह रहे हैं प्रेमघन जी कि अब भारत में कहीं पर भी भारतीयता दिखाई नहीं दे। दरसात माने दिखाई देना, और न माने नहीं, अब माने अब, कछु माने कुछ भी, भारतीयता माने भारतीयता। अब भारत में भारतीयता कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो इस दोहे का अर्थ क्या हुआ? 2 लाइन का मैं पूरा बताता हूं। प्रेमघन जी कह रहे हैं कि सभी वस्तुएं विदेशी, मनुष्य विदेशी, हालात विदेशी, प्रेम विदेशी और रीति रिवाज विदेशी दिखाई दे रहे हैं। भारत में अब कुछ भी भारतीयता नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये पहला अर्थ हुआ। अब चलते हैं दूसरे दोहे पर। मनुज भारती देखी को, सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धौ, के हैं ये क्रिस्तान। देखिए मनुज भारती देखी को, मनुज भारती माने भारतीय मनुष्यों को, देखी माने देख कर, को माने कोई, सकत नहीं पहचान माने पहचान नहीं सकता। अब भारतीय लोगों को देखकर कोई पहचान नहीं सकता। क्या नहीं पहचान सकता? कि मुसलमान हिंदू किधों, कि मुसलमान कौन, हिंदू कौन, किधों, के हैं ये क्रिस्तान। अर्थात अब हर जगह कहीं कोई मुसलमान नजर आ रहा है, कहीं कोई हिंदू नजर आ रहा है, के हैं ये क्रिस्तान, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्रिस्तान में आ गए हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अब भारत को देखेगा तो वो समझेगा कि हम भारत में नहीं है, हम कहाँ में आ गए हैं? क्रिस्तान में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई हिंदू है तो यहाँ कोई मुसलमान है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भारतीय नजर नहीं आ रहा है,
कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान नजर आ रहा है। इसलिए ये प्रेमगंज जी कहना चाहते हैं कि अब भारत में कोई भी व्यक्ति भारतीय नजर नहीं आ रहा और भारत के लोगों को देख करके कोई भी पहचान नहीं सकता कि ये भारत के हैं। ठीक है, इस दोहे का अर्थ पूरा समझ लेते हैं। इस 2 लाइन का प्रेमगंज जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति देख करके भारत के लोगों को पहचान नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई हिंदू बन गया है तो कोई मुस्लिम बन गया है। अब ये हिंदुस्तान के लोग नहीं रहे, ये लोग कहाँ के हो गए हैं? क्रिस्तान के हो गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला दोहा, पढ़ी विद्या परदेस की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेस की, गई इन्हें अति बाय। देखिए, कह रहे हैं पढ़ी विद्या परदेश की। विद्या कहाँ की पढ़े भैया? परदेश की, विदेश की विद्या पढ़ रहे हैं। और बुद्धि विदेशी पाए, और जब विद्या परदेश की पढ़े तो बुद्धि भी कैसी पा गए? विदेशी बुद्धि पा गए। परदेश माने विदेशी, तो बुद्धि कैसी पा गए? विदेशी। चाल चलन परदेश की, और चाल चलन भी परदेश की होगी। परदेश माने दूसरे देश की। अब हमारा चाल चलन खान पान सब कैसा हो गया? विदेशी हो गया। अब गई इन्हें अति भाई, गई माने गई है, भाई माने पसंद, पसंद आ गई है। इन्हें माने भारत के लोगों को, अति माने ज्यादा, भारत के लोगों को अब ज्यादा पसंद आ गई है क्या? विदेशी विद्या, विदेशी बुद्धि और विदेशी चाल चलन। क्यों? क्योंकि भैया जब विद्या विदेशी पढ़े तो बुद्धि भी विदेशी हो गई, और जब सब कुछ विदेशी हुआ तो चाल चलन भी विदेशी हो गया है। तो इसलिए भारत के लोगों को अब क्या पसंद आ रहा है? विदेशी चाल चलन। चलिए इसका हम लोग एक बार 2 लाइन का पूरा अर्थ समझते हैं। प्रेमगंज जी कह रहे हैं कि परदेश की विद्या, विदेश की विद्या पढ़ लिए, और जब विदेश की विद्या पढ़ लिए तो बुद्धि भी विदेशी हो गई, और इस प्रकार चाल चलन भी विदेशी हो गया है, क्योंकि भारत के लोगों को अब यही सब पसंद आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले दोहे पर। ठठे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। देखिए क्या कह रहे हैं कि ठठे विदेशी ठाठ, ठठे माने धारण कर लिए हैं, विदेशी ठाठ माने विदेशी ठाठ बाट, विदेशी चाल चलन, विदेशी रहन सहन सब धारण कर लिए हैं। अब बन्यो देश विदेश, अब हमारा जो देश है वो क्या बन गया? विदेश बन गया। अरे भाई, जब यहाँ के लोग विदेशी वस्तुएं धारण कर लिए, विदेशी भाषा बोलने लगे, विदेशी चाल चलन हो गया, तो अब ये हमारा देश क्या बन गया? विदेश बन गया, है कि नहीं? और सपने हूं जिनमें न कहूं, सपने हूं माने सपने में भी, जिनके अंदर कहीं भी भारतीयता लेस, अर्थात भारतीयता का लेस माने दर्शन नहीं हो रहा है, अर्थात अब सपने में भी यहाँ के लोगों के भारतीयता नजर नहीं आ रही है। ऐसा विदेशी चाल चलन हमको पसंद आ गया है। ये कौन कह रहे हैं? प्रेमगंज जी। और सोचिए कि ये इतने साल पहले कह रहे हैं, आज देखते तो आज पता नहीं क्या क्या कहते। चलिए इस दोहे को पूरा इसका अर्थ समझते हैं। प्रेमगंज जी कह रहे हैं कि धारण करके विदेशी ठाठ बाट सब, हमारा देश क्या बन गया? विदेशी बन गया है। अब सपने में भी कहीं भी भारतीयता नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये आपके 4 दोहे पूरे हुए हैं। अब हम लोग 5वां दोहा पढ़ते हैं। चलिए 5वें दोहे को शुरू करते हैं यहां से। ये है 5वां दोहा। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। देखिए क्या कहते हैं, बोली सकत हिंदी नहीं,
अर्थात अब हिंदी नहीं बोल सकते। कौन? अब मिली हिंदू लोग। हिंदू लोग ये धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं प्रेमघन जी। हमारे देश का जो नाम है वो हिंद देश नाम है। तो हिंद में रहने वाले लोग हिंदी, जापान में रहने वाले लोग जापानी, चीन में रहने वाले लोग चीनी, पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी। तो वैसे ही हिंद में रहने वाले लोग हिंदी। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाएगा? हिंदू। तो ये क्या कह रहे हैं कि अब मिली हिंदू लोग। अब हिंदू लोग मिल करके भी हिंदी नहीं बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषण करत, अंग्रेजी माने अंग्रेजी में भाषण माने भाषण, करत माने कर रहे हैं। अब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। भाषण करना माने वार्तालाप करना, बातचीत करना। अब लोग अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं और अंग्रेजी उपभोग और अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? भारत के लोग। अब इस दोहे का अर्थ पूरा समझ लेते हैं। प्रेमघन जी कह रहे हैं कि अब हिंदू लोग मिल करके भी हिंदी भाषा नहीं बोल सकते, अंग्रेजी ही बोल रहे हैं और अंग्रेजी ही वस्तुओं का उपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं छठवें दोहे के ऊपर। देखिए, अंग्रेजी बान बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखिए, अंग्रेजी वाहन वसन, अंग्रेजी वाहन माने अंग्रेजी गाड़ियां, वसन माने कपड़े, वेश माने वेशभूषा, रीति माने रीति रिवाज और नीति माने नियम कानून। देखिए क्या कह रहे हैं प्रेमघन जी कि अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज और अंग्रेजी नियम कानून। अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजों की जो पसंद थी वो यहाँ हो गई है। गृह, घर भी अंग्रेजों जैसा। सकल वस्तु, और सारी वस्तुएं विदेशी। अदेश विपरीत, हमारा देश अब क्या हो गया? विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। अर्थात हमारा जो देश है वो विदेश बन गया। किसके जैसा? अंग्रेजों जैसा। इसका पूरा अर्थ समझते हैं इस दोहे का। कहते हैं कि अंग्रेजी गाड़ियां जहां देखिए वहां अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज और अंग्रेजी नीति नियम, अंग्रेजी पसंद, अंग्रेजी घर और सारी वस्तुएं अंग्रेजी कर दी गई हैं। देश विपरीत, अब हमारा देश क्या हो गया? विपरीत हो गया है, पलट गया है, उल्टा हो गया है। अब चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। क्या कहते हैं प्रेमघन जी? हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिल जात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय गिनात। कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनकर अब ये माने अब यहाँ के लोग, भारत के लोग सकुची, बड़ा संकोच करते हैं, लजात और लजाते हैं। सोचिए, अंग्रेजी इतनी हावी हो गई हमारे ऊपर, हमारे बुद्धि में इतनी घुस गई है कि अब हिंदुस्तानी नाम सुन करके भी यहाँ के लोगों के अंदर संकोच और लज्जा उत्पन्न हो जाती है। ये बात उस जमाने में कह रहे हैं प्रेमघन जी। आज होते तो क्या कहते? सोचिए, जबकि उस समय अंग्रेजियत उतनी नहीं थी जितनी की आज है। और देखिए, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात, भारतीय सब वस्तु, सभी भारतीय वस्तुओं से, सो मने से, ये हाय घिनात, अब यहाँ के लोग, भारत के लोग ही घिन्न करते हैं। अर्थात इनको घिन्न आती है भारत की वस्तुओं से, अर्थात भारत की वस्तुओं को अब ये पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों की हालत ऐसी हो गई है। चलिए इस दोहे का अर्थ पूरी तरह से समझते हैं। प्रेमघन जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुन करके अब यहाँ के लोगों के मन में संकोच और लज्जा उत्पन्न होती है। इतनी अंग्रेजियत में आगे बढ़ गए हैं और भारत की सभी वस्तुओं से अब ये घृणा करते हैं, घिन्न करते हैं। अब भारत की वस्तुएं इनको पसंद नहीं आती हैं। किनको? भारत के ही लोगों को।
क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजियत में इतने ढल गए हैं। चलिए आगे जो दोहा है उसको पढ़ते हैं। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा, बसे अंग्रेजी माल। देखिए क्या कह रहे हैं कि देश नगर, हमारे देश में, हमारे नगर में हमारा बानक जो है वेशभूषा है बनो, हमारी वेशभूषा बन गई किनके जैसी? अंग्रेजों जैसी। बानक माने पहनावा, वेशभूषा। और सब अंग्रेजी चाल, और चाल भी सब हमारी कैसी हो गई? अंग्रेजों जैसी। हाटन में देखो भरा, हाटन माने बाजार में, बाजार में देखो, देखो माने देखो, भरा माने भरा हुआ है, बसे अंग्रेजी माल। अरे बस अंग्रेजी माल ही, अंग्रेजी वस्तुएं ही बाजारों में भरी हुई हैं। समझ में आया? इस दोहे का पूरा अर्थ समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं प्रेमगंज जी कि देश नगर बानक बनो, हमारा जो देश है, नगर है, शहर है, सब कुछ बानक वेशभूषा बन गया अंग्रेजों जैसा। हमारे देश का, हमारे नगर का सारी वेशभूषा अंग्रेजों जैसी बन गई, और सब अंग्रेजी चाल, और सबकी चाल अंग्रेजों जैसी हो गई। हाटन में देखो भरा, अरे देखो देखो बाजारों में भरा हुआ है बस अंग्रेजी माल, अंग्रेजी वस्तुएं ही बाजारों में भरी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब अगले दोहे पर चलते हैं। 9वां दोहा। जिन सो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह, कैसी खाम खयाली। करें कि जिनसों संभल सकत नहीं तन की, जिनसे संभल सकती नहीं, तन की माने थोड़ी भी, जिनसे थोड़ी भी संभल नहीं सकती, क्या? धोती ढीली ढाली, जिनसे ढीली ढाली धोती थोड़ी सी भी संभल नहीं सकती है, ऐसे लोगों से, ऐसे लोग क्या करेंगे? देश प्रबंध करेंगे। ऐसे लोग देश का प्रबंध करेंगे। वे यह नेता लोग, ये देखना, ये प्रेमगंज जी उनके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि नेताओं का पोशाक आप देखे हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं। कैसी खाम खयाली, अरे ये जो खाम खयाली कर रहे हो, बेकार की सोच कर रहे हो, कभी जो होने वाला, खाम खयाली माने ऐसा काम जो ख्यालों में ही हो सकता है, वास्तव में नहीं हो सकता है। ऐसे लोग जो अपनी धोती भी ढीली ढाली ठीक से नहीं पहन सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो लोग हमारे देश का प्रबंध करेंगे। अरे ये बस एक खाम ख्याली है, ये बस ख्याल की बात है, वास्तव में उनसे ये होने वाला नहीं है। चलिए इसका दोहे का पूरा अर्थ समझ लेते हैं। इस दोहे का क्या कहते हैं कि जिनसे, जिन लोगों से ढीली ढाली धोती भी थोड़ी सी भी नहीं संभल सकती है, जो लोग ढीली ढाली धोती को थोड़ा भी संभाल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग हमारे देश का प्रबंध करेंगे। अरे ये तो एक खाम ख्याली है, ये तो बस ख्यालों में होगा, वास्तव में ये कर नहीं पाएंगे। जो धोती अपनी ढीली नहीं ठीक कर सकते, क्या वो देश की हालत ठीक करेंगे? ये प्रेमगन उस जमाने में बात कर रहे हैं। चलिए अब अंतिम जो दोहा है ये हम लोग पढ़ते हैं। दास वृत्ति की चाह चहूं, दिसि चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डपाली। करें दास वृत्ति की चाह, दास वृत्ति माने दास बना करके रखने की जो चाह है, चाहत है। चहु दिशि, चारों दिशाओं में, चारहु वर्ण बढ़ाली, चारों वर्णों में बढ़ गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण अब दास वृत्ति को अपना रहे हैं। अर्थात ये चारों वर्ण सोच रहे हैं कि कोई हमारा दास बन करके रहे। सब चारों वर्ण हर एक व्यक्ति को चाह रहे हैं कि वो हमारा दास बन के रहे, वो हमारा दास बन के रहे, वो हमारा दास बन के रहे।
ये जो वृत्ति है, ये जो भाव है, ये चारों वर्णों के मन में घुस गया है और चारों ओर यही दिखाई दे रहा है। और करत खुशामद झूठ प्रशंसा, करत खुशामद, और क्या कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, अर्थात चमचागिरी कर रहे हैं, और झूठ प्रशंसा, और झूठी प्रशंसा कर रहे हैं लोग। जहां देखो वहीं लोग झूठी प्रशंसा करने में लगे हैं कि अरे आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप जैसा कोई नहीं है। ये झूठी प्रशंसाओं में ये देश लगा हुआ है। ये देश विकास करेगा। आप चोर के सामने चोर को चोर नहीं कह सकते हैं, तो बताइए जब आप सच नहीं बोल सकते हैं देश का विकास होगा? ये बात उस जमाने में कह रहे हैं प्रेमघन जी। देखिए, मानो मानो ऐसा लग रहा है बने डफाली, डफाली बने हुए हैं। डफाली माने बाजा बजाने वाले। जैसे बाजा बजाने वाले आते हैं, खूब ढोल बजा बजा करके चले जाते हैं, वो भी अपनी बड़ाई नहीं दूसरे की बड़ाई में, वैसे ही यहाँ के लोग डफाली बन गए हैं, दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, और वो भी झूठ मूठ की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम दोहे का पूरा अर्थ जान लेते हैं। प्रेमघन जी कह रहे हैं कि दास बना करके रखने की जो चाहत है, जो प्रवृत्ति है, हर जगह चारों वर्णों में अब हमारे देश में दिखाई दे रही है। चारों वर्ण के लोग चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हमारा दास बन के रहे। और करत खुशामद, जहां देखो वहीं लोग दूसरे की खुशामद कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए झूठी प्रशंसाएं कर रहे हैं, मानो जैसे हिंदुस्तान के लोग क्या बने हैं, डफाली बन गए हैं, बाजा बजाने वाले बन गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने ये देखा कि प्रेमघन जी ने स्वदेशी नामक शीर्षक पाठ में किस प्रकार से भारत के लोगों को और भारत की वस्तुओं के बारे में, भारत के हालात के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया है। और इन्होंने ये बताया है कि आज अंग्रेजियत इतनी बढ़ती जा रही है कि हम भारतीयता को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन पाठों को केवल पढ़ना ही नहीं है, इन पाठों से हमें सीखना भी है। पाठ केवल पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, वो जीवन में उतारने के लिए भी होते हैं। यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसका जीवन में उपयोग नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि वो बातें आपकी व्यर्थ हैं जो आप उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए और उनको अपने जीवन में धारण भी करिए। ठीक है, इस प्रकार यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया।